जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास प्रोटीन के अंदर डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट हायरार्कीज हैं जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर से स्टार्ट होती हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड था। बॉन्ड की मैंने आप लोगों को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर वी हैड अल्फा हेलिसेस एंड देन वी हैड बीटा प्लीटेड शीट्स। देन वी हैड द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन जिसके अंदर हम लोगों ने अल्फा हीलिक्स, बीटा शीट्स और नॉन रेपिटेटिव स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर टर्न्स थे और फोल्ड्स थे, एंड देन रिपिटेटिव स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर हमने मोटिव्स पढ़े थे और डोमेन्स पढ़े थे और इनके अंदर कौन कौन सी इंटरेक्शंस हैं जो कि इनको मेंटेन करती हैं, उनके बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ी सी ब्रीफ समरी दी थी. Then we moved on to the steps in the which are involved in folding of the protein. और उस फोल्डिंग के बाद हमने मिस फोल्डिंग मतलब ये कि इसकी डीनेचरेशन, इनफैक्ट डीनेचरेशन के बारे में पढ़ा था. डीनेचरेशन से दोबारा रीनेचरेशन कैसे हो सकती है और इफ इट इज़ एक्चुअली पॉसिबल इन द नेचर और नॉट, ये तमाम चीज़ें भी मैंने कल आप लोगों के साथ डिस्कस की थी. इसके अलावा वी ऑल्सो लर्नड अबाउट शैपरॉन्स विच आर हीट शॉक प्रोटीन्स और इनका क्या रोल होता है प्रोटीन की फोल्डिंग के अंदर, इनकी एब्सेंस के अंदर क्या होगा, वो तमाम मेन पॉइंट्स हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे. टुडे वी आर गोइंग to move on to the next level of structural organization of protein, which is quaternary structure of protein. ज़्यादातर प्रोटीन जो हम लोगों ने बहुत सी प्रोटीन्स ऐसी हैं जिनके अंदर जो मेन चेन होती है वो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो कि प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आती है. वो प्रोटीन जिसके अंदर एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन हो उसको हम मोनोमेरिक प्रोटीन कहते हैं. लेकिन बहुत सी प्रोटीन्स ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं होती बल्कि दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो कि स्ट्रक्चरली ज़रूरी नहीं है कि वो आइडेंटिकल हों, वो अनरिलेटेड भी हो सकती हैं, वो एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होती हैं और उनको हम पॉलीमेरिक प्रोटीन्स कहते हैं. ठीक है. अब ये जो पॉलीमेरिक प्रोटीन्स हैं जिनके अंदर पॉलीपेप्टाइड एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड मोनोमेरिक या पॉलीमेरिक जो प्रोटीन है उनकी पॉलीपेप्टाइड्स के जो सब यूनिट्स हैं जब ये तमाम अरेंज होते हैं और एक सर्टेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अब इन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर भी हमारे पास कौन सी फोर्सेस हैं जो कि इनको होल्ड करती हैं. टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा था जी नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस थी, उसके साथ साथ कोवेलेंट इंटरेक्शंस भी थी. नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस के अंदर भी लर्नड अबाउट हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस एक्सेट्रा. इसके अलावा हम लोगों ने डाइसल्फाइड ब्रिज के बारे में जो कि सिस्टीन रेजिड्यूज के अंदर मौजूद था. इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड which is also present in the tertiary structure protein. But in case of quaternary structure protein, we don't have any covalent bond. यहाँ पर कोई भी कोवेलेंट इंटरेक्शन नहीं पाई जाती बल्कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर, बिकॉज आपको पता है कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं वो ऑलरेडी थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं. तो हमारे पास पीछे क्या रह जाते हैं, हमारे पास साइड चेन्स रह जाती हैं जिनके ऊपर पोलर, नॉन पोलर, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा या फिर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की वजह से दे कैन लिंक टुगेदर. सो यहाँ पर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ क्या मौजूद होती है, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होती हैं. अब यहाँ पर ये जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होती हैं जो इन पॉलीपेप्टाइड्स को आपस में जोड़ के रखती हैं, वो किस लिए रखती हैं, ताकि वो एक फंक्शन परफॉर्म कर सके. अब ये फंक्शन पॉलीपेप्टाइड्स इंडिपेंडेंटली भी परफॉर्म कर सकती हैं और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके भी परफॉर्म कर सकती हैं. कॉपरेशन के अंदर हमारे पास एग्जांपल है जी हीमोग्लोबिन की. आप यहाँ पे देख सकते हैं जी राइट साइड पे मैंने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाया है जिसके अंदर बीटा और अल्फा यूनिट्स हैं और इनके अंदर रेड कलर की आपको एक डिस्क नजर आ रही होगी. ये हमारे पास जो डिस्क है यहाँ पर हीम ग्रुप पाया जाता है विच इज इन्वॉल्व इन बाइंडिंग विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. अब ये चारों जो आपको मुख्तलिफ कलर्स की यहाँ पर पेप्टाइड चेन्स नजर आ रही हैं जिसके अंदर दो बीटा हैं और दो अल्फा हैं, दे वर्क इन कोऑपरेशन विद ईच अदर. यहाँ पर एक सब यूनिट की जो रेड डिस्क है जो यहाँ पर पोरफायरिन रिंग है, इसके साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब बाइंड करता है तो ये समझ ले कि एफिनिटी ऑक्सीजन की विद अदर रेड रिंग्स या जो हीम ग्रुप्स हैं उनके साथ इसकी एफिनिटी को इंक्रीज करता है. मतलब एक की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग हेल्पफुल होती है फॉर द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द अदर हीम ग्रुप्स ऑफ द अदर पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट. और कई दफ़ा हमारे पास सब यूनिट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि हर एक सब यूनिट इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हो और इसका दूसरे के साथ कोई भी कोई खास रिलेशनशिप मौजूद ना हो. अच्छा, जब हम प्रोटीन्स की बात करेंगे तो हमारे पास एक टर्म है जो कि इस्तेमाल की जाती है विच इज़ कॉल्ड आइसोफॉर्म. आइसोफॉर्म क्या होती है जी, प्रोटीन एक प्रोटीन है जिसका जो कि फंक्शन सेम परफॉर्म कर रही है लेकिन इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब अमीनो एसिड की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है.
अब ये आइसोफॉर्म प्रोटीन्स की जो होती हैं वो मतलब किस तरह बनती हैं, वो डिफरेंट जीन से भी एनकोड हो सकती हैं या फिर एक सिंगल जीन से के भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकते हैं जो कि आइसोफॉर्म्स को बनाएंगे। अगर वो प्रोटीन एक एंजाइम है तो उसको हम एक आइसो एंजाइम कहेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है, ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड याद रखने हैं। सेकेंड हमारे पास आ जाता है जी प्रोटीन की मिस फोल्डिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत से कंपोनेंट्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन की फोल्डिंग के अंदर। जब एक मैसेंजर आरएनए एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बना रहा होता है तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि प्रोटीन इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करती कि वो मुकम्मल तौर पर बन जाए, बल्कि वो क्या करती है कि वो साथ साथ फोल्ड होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन की फोल्डिंग के अंदर असिस्टेंस होती है, और वो कौन प्रोवाइड करती है, हीट शॉक प्रोटीन, या जिनको हम शैपरॉन्स भी कहते हैं। वो क्या करते हैं, या तो वो उसके साथ बाइंड कर जाते हैं, मिस फोल्डिंग को बचाते हैं, उसकी किसी भी प्रोटीलाइटिक एंजाइम के अटैक से बचाते हैं, या फिर उसको उसकी राइट डायरेक्शन के अंदर फोल्ड करने में हेल्पफुल होते हैं। लेकिन कई दफ़ा हमारे पास ऐसे प्रोसेसेस हो जाते हैं जिसके अंदर प्रोटीन मिस फोल्ड हो जाए। प्रोटीन की जो फोल्डिंग है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक ट्रायल एंड एरर प्रोसेस है। जैसे जैसे प्रोटीन बनती जाती है मैसेंजर आरएनए से, वैसे वैसे विद इन सेकेंड्स एंड विद इन मिनट्स इसकी फोल्डिंग भी स्टार्ट हो जाती है। बट कि कोई भी प्रोसेस जो सा है उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा नथिंग इज़ परफेक्ट। तो इस प्रोसेस के अंदर भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, और इस गड़बड़ की वजह से प्रोटीन मिस फोल्ड हो जाती है, राइट। और ये मिस फोल्डिंग की वजह से अगर कोई प्रोटीन जो परफेक्टली फोल्ड ना हो और मिस फोल्ड हो जाए, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम इस प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया जाता है विद इन द सेल। इनके ऊपर एक खास टैग लग जाएगा जिसकी वजह से प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स इनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको पता चलता है जी ये प्रोटीन नॉर्मल तरीके से नहीं बनी, इस प्रोटीन के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है, और ये कोई डिजीज या किसी और प्रॉब्लम का बाइस बन सकती है। इस वजह से उस प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया जाता है। लेकिन कभी ऐसे होता है कि वो प्रोटीन डिग्रेड होने से बच जाती है। इंट्रासेलुलरली इवन एक्स्ट्रा सेलुलरली ऐसी प्रोटीन्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं, और वो ये जो एक्यूमुलेशन होती है वो किसी न किसी डिजीज का बाइस बनती है, राइट। अब ये एक्यूमुलेशन जो है, ये नेचर के अंदर नॉर्मली जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि ये प्रोटीन्स को डिग्रेड कर दिया जाता है। लेकिन एज वी एज, हमारी ये जो मशीनरी जो कि डिटेक्शन करती है मिस फोल्डेड प्रोटीन की, इसके अंदर मशीन जो उनसे वो टाइम के साथ ख़राब होती है ना, इसी तरह विद एज ये जो हमारी मिस फोल्डिंग प्रोटीन्स को डिटेक्ट करना, इनको टैग करना और इनको डिस्ट्रॉय करना ताकि वो हमारे सेल को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, ये मशीनरी भी इसके अंदर भी डिफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो ज़्यादातर जो मिस फोल्डेड प्रोटीन्स हैं ये तो व्हेन यू आर यंग ये तमाम डिग्रेड हो जाएंगी, लेकिन विद एजिंग प्रोसेस ये जो डिग्रेडेड प्रोटीन्स होती हैं जिनको डिग्रेड हो जाना चाहिए, ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं। वो जो दो डिजीज़ जो हम इस केस के अंदर पढ़ेंगे, इसके अंदर एक हमारे पास एमिलॉइड डिजीज़ है, दूसरी प्रियॉन डिजीज़ है। ये दोनों डिजीज़ प्रोड्यूस होती हैं बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स विच आर एबनॉर्मली फोल्डेड या मिस फोल्डेड, राइट। और ये जो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एमिलॉइड प्रोटीन की जब अगर बात करते हैं, तो एमिलॉइड जो डिजीज़ है इसके अंदर मिस फोल्डिंग प्रोटीन्स हैं, और ये जो इसमें ये जो प्रोटीन्स हैं इसकी जो मिस फोल्डिंग है ये स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। और ये कभी कभी किसी म्यूटेशन की वजह से भी हो सकते हैं, कि अगर किसी जीन के अंदर म्यूटेशन आएगी, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज होगा, तो ऑब्वियसली उससे बनने वाला मैसेंजर आरएनए भी एक डिफरेंट सीक्वेंस लेकर आएगा, और एक सिंगल अमाइनो एसिड को अगर वो रिप्लेस कर देगा, तो रिजल्ट के अंदर अगर वो पोलर था तो पोलर के अंदर चार्ज मौजूद होता है और वो एक स्पेशल किस्म की फोल्डिंग देता है सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर। तो वो तमाम चीज़ें गड़बड़ उनमें हो जाएगी, रिजल्ट के अंदर प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर आल्टर हो जाएगा और वो मिस फोल्ड हो जाएगी, राइट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर वो मिस फोल्ड होगी तो प्रोटीलाइटिक क्लीवेज उसके अंदर होना चाहिए, लेकिन विद एज अगर इसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो रिजल्ट में क्या होगा कि ये एक्यूमुलेटेड प्रोटीन कोई डिजीज का कॉज करेगी, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक प्रोटीन है जी एमिलॉइड प्रोटीन इनको कहा जाता है। एमिलॉइड असल में होता क्या है जी, एमिलॉइड डिजीज के अंदर एक मिस फोल्डेड प्रोटीन है जो कि फाइबरस फॉर्म के अंदर एक्यूमुलेट हो रही है, इकट्ठी हो रही है या एग्रीगेट्स बना रही है। दिस इज कॉल्ड एमिलॉइड डिजीज। एमिलॉइड डिजीज के अंदर हमारे पास एक एग्जाम्पल है जी
अल्जाइमर की। अल्जाइमर बहुत ही कॉमन होता जा रहा है, एज रिलेटेड है, और कि इस डिजीज़ के अंदर न्यूरो डिजेनरेशन होती है, मतलब ये कि बंदे के जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन के सेल्स हैं, दे स्टार्ट टू डैमेज। ठीक है, और इस डिजीज़ के अंदर, अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर जो प्रोटीन एक्यूमुलेट होती है, या पेप्टाइड जिसको हम कहते हैं, पेप्टाइड है जो कि एक्यूमुलेट होती है, इसको कहा जाता है जी एमिलॉइड बीटा। एमिलॉइड बीटा के अंदर ये जो पेप्टाइड है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 40 से 42 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं, और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के स्ट्रक्चर के थ्रू जब इसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया गया तो पता चला जी इसके अंदर ज़्यादातर बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं, इस वजह से इसको एमिलॉइड बीटा का नाम दिया गया है। और इसके अंदर जो फाइबर्स हैं, दे आर फाइबर्स हैं, और ये फाइबर्स नॉन ब्रांचिंग हैं। अच्छा, अब ये जो बीटा प्लेटेड शीट्स हैं, या ये जो कन्फर्मेशन है, ये न्यूरोटॉक्सिक कन्फर्मेशन है, और ये क्या करती है कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट करती है, मतलब ये कि बंदे का जो दिमाग है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है, राइट। और इसके जो डिपॉजिट्स होते हैं ये ब्रेन के सेल्स के अंदर, और इसके अलावा जो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, इसके अलावा वहाँ पर भी जो नॉर्मल प्रोटीन है ये एक्सप्रेस होती है। आप यहाँ पर राइट साइड पे देखें तो आपके पास एक जो फिगर ए है, सॉरी आई हैव टू, ओके ओके सॉरी, आई विल हैव टू डू इट अगेन, राइट। यहाँ पर मिस फोल्डिंग के अंदर मैं इसको दोबारा, आई हैव टू डू द स्लाइड शो, ओके। इफ आई एम एबल टू टर्न ऑन माय पॉइंटर पेन, ओके। यहाँ पर देखिए जी, आप लोग यहाँ पर पार्ट ए के अंदर देख रहे हैं, ये पार्ट ए के अंदर आप देख रहे हैं हमारे पास एमिलॉइड प्रोटीन की प्रिकर्सर प्रोटीन है, ये मतलब ये जो ओरिजिनल प्रोटीन है। इस प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या होता है जी, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं न्यूरॉन्स, उनकी ग्रोथ और उनकी रिपेयर के अंदर ये प्रोटीन एक्चुअली इन्वॉल्व होती है, जो इसकी प्रिकर्सर प्रोटीन है। लेकिन आप ये देखिए, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और ये कौन कौन से सेल्स के ऊपर, ये इंट्रासेलर इसका रीजन आपको नजर आ रहा है, ये एक्स्ट्रासेलर रीजन इसका नजर आ रहा है। इस एमिलॉइड प्रोटीन जो है का जो प्रिकर्सर प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन जी हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनकी ग्रोथ और उनकी रिपेयर का ये मेन काम करता है। लेकिन विद एज यहाँ पर ये इसके अंदर प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज हो गया, रिजल्ट के अंदर इसकी ये एमिलॉइड बीटा फॉर्म डेवलप हो गई, और ये एमिलॉइड बीटा फॉर्म ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, ये किसी म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है। ये तमाम एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं, इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं अराउंड दी न्यूरॉन्स। और अगर ये जो प्रिकर्सर प्रोटीन है, ना सिर्फ ये ब्रेन सेल्स बल्कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके भी सेल्स के ऊपर ये एक्सप्रेस होती है, और ये बनाती हैं, जब एक्यूमुलेट होती हैं तो जो ये एक्यूमुलेटेड या इनकी जो एग्रीगेट्स बनाते हैं, इनको हम अल्फा बीटा, इनको हम एमिलॉइड बीटा एग्रीगेट्स, या फिर ये जो हमारे पास इस डिजीज़ है, ये जो एमिलॉइड डिजीज़ है, ये क्या करते हैं कि ये जो न्यूरॉन्स हैं, इनकी जो ट्रांसमिशन की एबिलिटी है, मतलब नर्व इम्पल्स को जो भेजने की एबिलिटी है, उसको ये चेंज करते हैं। इसके अलावा ये जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर भी मतलब रिस्ट्रिक्शन पैदा करते हैं, रिजल्ट ऑफ दिस डिजीज इज अल्टीमेटली फेटल फॉर द पर्सन। अब अगर इसकी जेनेटिक्स देखी जाए तो अबाउट 5 to 10% इसके अंदर जो मरीज हैं उनके अंदर जेनेटिक हिस्ट्री पाई जाती है, लेकिन ये डिजीज किसी भी बंदे को हो सकती है। अल्जाइमर डिजीज के अंदर एक और प्रॉब्लम ये होती है जी कि जो न्यूरोफाइबर्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके अंदर टैंगल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो आपस में एंटैंगल हो जाते हैं। और ये आप जो इसका पार्ट सी देख रहे हैं, ये यहाँ पर आप यू कैन सी एमिलॉइड फाइबर्स का यहाँ पर एक इन्होंने मॉडल बनाया है, और यहाँ पर यू सी द फाइबर्स आर लाइक रनिंग हैं, इनके भी आपस में कनेक्शंस होते हैं। आप लोगों ने बेसिक बायोलॉजी के अंदर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। इनके जो फाइबर्स हैं, जो इनके एलोंगेटेड एंड्स हैं, इनके अंदर क्या होते हैं जी, टैंगल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। और ये एंजाइमर के अंदर सेकेंडरी एक प्रोटीन है जिसको टॉ प्रोटीन कहा जाता है। और ये टॉ प्रोटीन जो सी है, ये नॉर्मली माइक्रो फाइबर्स जो हैं, ये न्यूरॉन्स के इन माइक्रो फाइबर्स की नॉर्मल असेंबली के अंदर इन्वॉल्व होती है। लेकिन अगर इसके अंदर डिफेक्ट पैदा हो जाए बिकॉज ऑफ सम म्यूटेशन, या स्पॉन्टेनियसली एनी टाइम किसी के साथ भी हो सकता है, तो ये भी क्या करते हैं कि न्यूरॉन्स के अंदर सिग्नल की जो ट्रांसमिशन है उसके साथ इंटरफेयर करता है, और रिजल्ट में आई मीन इट कंट्रीब्यूट्स टू दी अल्जाइमर डिजीज, राइट।
सेकेंड हमारे पास जो डिजीज है जो कि प्रोटीन की मिसफोल्डिंग की वजह से आ जाती है, इसका नाम जी प्रियॉन डिजीज है। प्रियॉन डिजीज को जिस प्रोटीन की वजह से होती है इसको पीआरपी प्रोटीन लिखा जाता है या प्रियॉन प्रोटीन लिखा जाता है, और ये एक ट्रांसमिसिबल मतलब ट्रांसमिट हो जाने वाली जिस जो इन्फेक्शन जैसे हम कैच कर लेते हैं या एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर जैसे ट्रांसफर हो जाती है, तो ये हमारे पास एक ट्रांसफरेबल प्रोटीन है जो कि इंसेफेलोपैथीज कॉज करती है। इंसेफेलोपैथीज क्या होती हैं, जो हमारे ब्रेन की डिजीजेज हैं ना उनको हम इंसेफेलोपैथीज कहते हैं। और यहाँ पर ये डिजीज जो सी है जो मेन प्रियॉन प्रोटीन की वजह से डिजीज होती है, इसका एक खास नाम है विच इज कॉल्ड ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। स्पॉन्जिफॉर्म का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो चीज़ पोरस होती है ना, जिसके अंदर पोर्स होते हैं, स्पॉन्ज की तरह होती है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जिफॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन सेल्स हैं दे अडैप्ट दिस, ब्रेन सेल्स डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाती है, और आई मीन दे इनकी जो एनाटॉमी है वो स्पॉन्जिफॉर्म होती है, एंड दिस प्रोटीन सिंस इट इज ट्रांसमिसिबल दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। इसके अंदर आगे सब क्लासेस हैं डिफरेंट डिजीजेस की, जैसे कि आप लोगों ने मैड काउ डिजीज के बारे में सुना होगा, और उस वजह से बहुत सी कैटल्स जो सी हैं उनको ख़त्म भी किया गया था क्योंकि उनके अंदर ये डिजीज़ मौजूद थी, और उसका नाम स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी था। इसके अलावा शीप के अंदर भी ये पाई जाती है जिसको स्क्रैपी इन द शीप कहा जाता है, स्क्रैपी डिजीज़ कहा जाता है, और ह्यूमंस के अंदर भी इसकी एक टाइप पाई जाती है जिसको क्रुट्सफील्ड जैकब डिजीज़ कहा जाता है। अब इस डिजीज के अंदर जो मतलब जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला कि एक सिंगल प्रोटीन है, और वो सिंगल प्रोटीन जो कि इस तमाम बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो ट्रांसमिट भी हो रही है फ्रॉम द इंडिविजुअल हु इज इन्फेक्टेड टू द अदर वन, या फ्रॉम द एनिमल दैट इज इन्फेक्टेड टू द ह्यूमंस एंड टू अदर एनिमल्स। इट इज अ सिंगल प्रोटीन, और वो सिंगल प्रोटीन जो थी उसका जब देखा गया कि इसका जी सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मौजूद है कोई या नहीं, तो वो नहीं मौजूद था। बाद में इस डिजीज के बारे में पता चला कि ये जो डिजीज है इसके लिए जो प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो कि मिसफोल्डेड प्रोटीन है, इसको उन्होंने पीआरपी स्क्रैपी का नाम दिया। मतलब वो प्रोटीन जो कि स्क्रैपी कॉज करती है, और उसको पीआरपी और उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट करके एस सी, ये सुपरस्क्रिप्ट है जो एस सी लिखा हुआ है, ये बेटे सुपरस्क्रिप्ट है जिसको मैंने यहाँ पे मैंने सुपरस्क्रिप्ट नहीं किया। ये हमारे पास इसकी मिसफोल्डेड फॉर्म है, जबकि जो इसकी नॉन इन्फेक्शियस फॉर्म है जो कि नॉर्मल फॉर्म है इस प्रोटीन की, इसको मैंने पीआरपी और साथ में सी लिखा है। सी का मतलब सेलुलर, एस सी का मतलब स्क्रैपी, राइट। ये सेल्स के ऊपर नॉर्मली एक्सप्रेस होती है ये प्रोटीन। तो ये जो हमारे पास जो प्रोटीन है जो नॉर्मल है उसको मैंने पीआरपी और उसके ऊपर सी एज ए सुपरस्क्रिप्ट, और जो डिजीज्ड इसकी फॉर्म है या मिसफोल्डेड फॉर्म है इसको पीआरपी एस सी के नाम से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब इसको जब इन दोनों को ये कंपेयर किया गया तो इसका जो सा जो ये हमारे पास नॉर्मल जो इसकी फॉर्म है जिसको पीआरपी सी कहते हैं इस प्रोटीन की, ये मेमेलियन ब्रेन सेल्स के ऊपर एक्सप्रेस होती है, न्यूरॉन्स के ऊपर, और गैंगली और जो ग्लायल सेल्स हैं उनके ऊपर ये एक्सप्रेस होती है, ठीक है। और ये प्रोटीन नॉर्मल होती है, लेकिन जो स्क्रैपी प्रोटीन है अगर वो आती है इन्फेक्शन के थ्रू, ट्रांसमिशन के थ्रू आती है, तो वो क्या करती है इस नॉर्मल प्रोटीन के भी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर उसके जो उसकी फोल्डिंग है उसको चेंज कर देती है, राइट। जब कंपैरिजन किया गया नॉर्मल प्रोटीन का और जो स्क्रैपी वाली प्रोटीन है उसका, जब किया गया कंपैरिजन, तो देखा कि इनका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल सेम था। इनके अंदर जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती हैं उनके अंदर भी कोई भी चेंज मौजूद नहीं था। सिर्फ दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था, इनकी 3 डायमेंशनल कॉन्फर्मेशन के अंदर। 3 डायमेंशनल कॉन्फर्मेशन मतलब ये कि इसके अंदर जितनी भी जो नॉर्मल फॉर्म के अंदर अल्फा हेलिसेस थी उनको रिप्लेस कर दिया गया था बीटा शीट्स के साथ, राइट। तो ये हमारे पास जो इसकी एबनॉर्मल फॉर्म है जिसके अंदर बीटा शीट्स मौजूद हैं, ये क्या करती है, नॉर्मल के पास आती है और उस नॉर्मल की अल्फा हेलिसेस को बीटा शीट्स के अंदर चेंज कर देती है। और इस बीटा शीट्स में चेंज हो जाने की वजह से इस प्रोटीन के अंदर एक और ख़ास बात क्या आ जाती है कि ये प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज से या प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन, जो कि हमारे सेल्स का नॉर्मल काम है कि वो किसी भी एबनॉर्मल प्रोटीन को देखें और उसको प्रोटियोलाइटिकली उसको क्लीव कर दें, उसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, राइट। तो ये हमारे पास जो समझने के इसके अंदर जो नॉर्मल प्रोटीन है वो टेम्पलेट है, और उस टेम्पलेट को उस जो एबनॉर्मल पैथोजेनिक फॉर्म है
वो नॉर्मल प्रोटीन से बनाई जाती है, राइट। तो ये हमारे पास डिजीज जो है ये भी फेटल होती है और अब तक इसका जो कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो भी अवेलेबल नहीं है, राइट। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आई हैव समराइज्ड अमेलॉइड डिजीज एंड द प्रियॉन डिजीज। और यहाँ पर आप राइट साइड के ऊपर देखें कि यू हैव दीज इमेजेस, यहाँ पर न्यूरॉन्स हैं और न्यूरॉन्स के अंदर यू सी कि यहाँ पर जो कनेक्शन है वहाँ पर यू सी कि जहाँ पर ओलिगोमर फॉर्मेशन हो रही है, एमेलॉइड प्लेक है, जो हमारे पास एमेलॉइड जो बीटा प्रोटीन थी, जो मिसफोल्डेड प्रोटीन थी, वो यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। और इफ यू लुक एट दी अंडर साइड, ये राइट साइड के ऊपर आप देखें तो we have this structure of the normal PRPC protein and the one which is जहाँ पर अल्फा हेलिसेस जो सी हैं वो बीटा शीट्स से रिप्लेस हो गई हैं, PRP स्क्रैपी। और यहाँ पर आप देखें कि एक ब्लू कलर का छोटा इमेज है where you can see prion particles which are stained with the help of a red colored dye. Okay, so this was all about the secondary structure of protein. Next time we are going to start with the different types of protein, जिसके अंदर हम globular protein पढ़ेंगे और fibrous protein पढ़ेंगे। Globular और fibrous protein इन दोनों की मतलब ये tertiary structures की हमारे पास different types हैं, structural organizations हैं। इनकी जो वीडियोस हैं they are already prepared and they are already available. You can start on working on them as well. लेकिन यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बेटे you can ask me. और कल के भी हमारे लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो you can ask me. जी, do you have any question? जी क्लास बेटा, मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। मैम वो जो आपने बताया था हीमोग्लोबिन में कि ऑक्सीजन अटैच होता है और उसके बाद जो चेंजेस हो रहे थे, एक बार वो रिपीट कर दें। और जो प्रियॉन है ये मैम ये ज़ूनोटिक है? बेटे मैंने आपको बताया कि जो प्रियॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रियॉन का बता देती हूँ क्योंकि अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है। प्रियॉन इट्स नॉट ज़ूनोटिक। आई मीन मैंने आपको बताया कि इसकी हमारे पास एक एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर भी पाई जाती है। क्रुट्सफील्ड जैकब डिजीज जो है वो प्रियॉन डिजीज है इन केस ऑफ ह्यूमंस, राइट। लेकिन जो ज़ूनोटिक है, जो कि स्क्रैपी द शीप है और मैड काउ डिजीज है काउ के अंदर, कैटल के अंदर, दिस इज ट्रांसमिटेबल। और इसके अंदर रूट हमारे पास, रूट जो कॉज है वो कैटल है, zoonotic है, but it can be transmitted and this protein can make the changes in the normal protein which is present within the human brain cells, right? दूसरा आप लोगों ने मैंने आपको बताया कि जी जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं ये एक दूसरे के साथ एक जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक दूसरे के साथ मिलकर भी काम कर सकती हैं, इन कोऑपरेशन विद ईच अदर, या फिर इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकती हैं। मतलब जैसे कि हीमोग्लोबिन का जो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था, उस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखें, मैं यहाँ पर निकालती हूँ उसको, राइट। हीमोग्लोबिन का ये आपके पास स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। इसके अंदर जो आप ये चेन्स देख रहे हैं, वी हैव दिस बीटा टर्न ऑन माय पॉइंटर, ठीक है जी। ये आप देखें कि ये आपके पास वाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए जी, ये आपके पास एक बीटा चेन ये है, एक बीटा चेन ये है, एक इसके अंदर अल्फा ये है और ये इसके अंदर अल्फा। इसका मतलब है कि इसके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, राइट। These 4 polypeptide chains are making up the entire structure of this hemoglobin molecule. हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर आपको एक रेड कलर की डिस्क नजर आ रही है। हम लोग इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे डिटेल के अंदर आगे जाके। जब हम ग्लोबुलर प्रोटीन पढ़ेंगे तो हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपको इसके अंदर रेड डिस्क नजर आ रही है ये एक पॉरफायरिन रिंग है, ठीक है, आयरन कंटेनिंग रिंग है, जिसके साथ जाके ऑक्सीजन बाइंड करती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करती है ना, ऑक्सीजन बाइंड करती है। कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज अल्फा एंड बीटा चेन्स इज दिस कि जब एक हमारे पास चेन बीटा चेन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है तो वो इनिशिएट करती है या स्टिमुलेट करती है इस वाली चेन, इस वाली चेन और इस वाली चेन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी को इंक्रीज कर देती है, राइट। सो दे आर वर्किंग इन कोऑपरेशन विद ईच अदर, समझिए आंसर। लेकिन अगर हमारे पास इसकी बाइंडिंग का यहाँ पर चेन नंबर 2, 3 और 4 के साथ बाइंडिंग के ऊपर अगर कोई असर ना होता या इफेक्ट ना होता तो हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर
alpha and beta chains are being oxygenated independently of each other. Okay, any other question? Thank you, ma'am. Any other question? ओके कल हम लोगों ने मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था जी कि आप लोगों ने देख के आना है जी कैरेटिन का रिलेशनशिप एंड इसके अंदर मौजूद अल्फा हीलिक्स और डाइसल्फाइड बॉन्ड और इसके अलावा मैंने आपसे बोला था कि जी आपने मुझे बताना है कि इसका बालों के टेक्सचर से क्या ताल्लुक है। कोई पढ़ के आया इसके बारे में? यस मैम। जी प्लीज मुझे बताएंगे आप क्या आपने इसके बारे में पढ़ा? मैम केराटिन जो है, केराटिन प्रोटीन ये फाइब्रस प्रोटीन होता है और ये हमारे हेयर में, नेल्स में और इवन एनिमल फेदर्स, उनके हॉर्न में ये मौजूद होता है। इसमें हमारे पास जो बहुत ज़्यादा कंपाउंड होता है ना, 7 to 20% तक जो रेजिड्यू होता है वो सिस्टीन होता है। सिस्टीन से जो उसकी बॉन्डिंग होती है डाइसल्फाइड की और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उन बॉन्ड की जो है अगर वो बॉन्ड्स उनकी सिस्टीन हमारे इंटर और इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बना रहा होता है और अगर ये बॉन्ड ज़्यादा है तो हमारे जो हेयर का टेक्सचर होगा वो कर्लियर और किंकियर होगा एंड अदरवाइज वाइस वर्सा। तो एग्जैक्टली ये रीजन होती है हमारे हेयर टेक्सचर की डिफरेंट। ठीक है। अच्छा लेकिन सब बच्चों के लिए, आपके लिए भी थैंक यू एंसर। आपने एजना, सॉरी मैं आपका नाम को सही प्रोनाउंस नहीं करी, थैंक यू सो मच एजना, आपने इसको पढ़ा, दैट्स रियली गुड। अच्छा अब मुझे बाकी बच्चे बताएं जी, ये जो हम लोग अपने बाल स्ट्रेटन करते हैं, कर्ली होते हैं बाल, उनको हम स्ट्रेट कर लेते हैं, तो तब इस बॉन्ड का क्या बनता है? जब हम उसको वॉश करते हैं तो बाल वापस कर्ली हो जाते हैं या वेवी हो जाते हैं? मैम हीट अफेक्ट करती होगी। एग्जैक्टली जब हम हीट को ऐड करते हैं तो वो हीट से क्या होता है कि ये हमारा जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो हमारी अल्फा हेलिसेस हैं दे आर नॉट दैट स्ट्रांगली लिंक्ड, और जो हमारे पास ये जो किंक्स हैं और ये जो टर्न्स हैं ये खत्म हो जाते हैं। रिजल्ट के अंदर क्या होता है कि बाल हमारा स्ट्रेट होता है। लेकिन जब हम वाटर एक्सपोज करते हैं तो रिजल्ट में क्या होता है कि जब हम अपने बालों को वॉश करते हैं, ये हमारे पास जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है दे रीमेक और वापस हमारे बालों का टेक्सचर कर्ली हो जाता है या फिर ज्यादा थिक और मतलब उनकी जो शेप है वो वेवी या कर्ली हो जाती है, राइट। तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये निकला कि अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अपने बालों पे लगाएंगे, क्योंकि केमिकली भी स्ट्रेट किए जाते हैं ना ये सैलून्स वगैरह के अंदर, तो क्या करेंगे कि ये हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को तोड़ देंगे, या बहुत ज्यादा स्ट्रेटनिंग करेंगे तो हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड्स उनको तोड़ देंगे। रिजल्ट के अंदर क्या होगा कि जो केराटिन है इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जितना बाल कर्ली होता है उतना वो स्ट्रांग होता है, जितना वो स्ट्रेट होता है उतना वो नाजुक होता है, राइट। तो ये स्ट्रेटनिंग एजेंट्स अगर लगाएंगे स्ट्रॉन्ग हम इसके अंदर असल में जो लगाए जाते हैं दीज आर अल्कलीज इन नेचर, तो स्ट्रॉन्ग हम इसके ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट्स लगाएंगे, और या फिर हम बहुत ज्यादा हीट अपने बालों को एक्सपोज करेंगे तो दे आर गोइंग टू फॉल डाउन एंड दे आर गोइंग टू ब्रेक।